नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। और आपको जैसा कि मिलवा रहा हूं मैं अपनी लीगल फ्रेटर्निटीज़ के उन स्टार्स से जिन पर लीगल फ्रेटर्निटी को न केवल प्राउड है बल्कि वो एक एग्जाम्पल हैं पूरे इंडिया की लीगल फ्रेटर्निटी के लिए। वो क्या कर रहे हैं, किस ढंग से वो एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं अपनी वर्किंग से, और उनकी क्या स्पेशलिटी है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। और साथ ही ये भी बताता हूं कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, ताकि किसी को ये ना लगे कि एवरीबडी वो बॉर्न विद सिल्वर स्पून वही आगे बढ़ सकता है और कहीं दूर दराज का हिंदुस्तान के किसी कोने से आया हुआ आदमी ऊपर नहीं उठ सकता या प्रोग्रेस नहीं कर सकता या बहुत सारी हाइट्स को अचीव नहीं कर सकता। आज मैं इसी कड़ी में आपको मिलवा रहा हूँ मशहूर क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर साहब से। मीर साहब के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपका जन्म 1971 में जम्मू में हुआ। इनका वैसे रेजिडेंस श्रीनगर में है और इनके जो पढ़ाई हुई, प्राइमरी एजुकेशन जो हुई वो श्रीनगर में ही हुई। इनके फादर साहब पॉलिटिशियन थे और ये 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इनके बड़े भाई डॉक्टर हैं, उनकी बड़ी सिस्टर भी डॉक्टर हैं और ये एडवोकेट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हम कहेंगे। और मैं बता दूं इनकी ग्रेजुएशन भी JNK से हुई और DU से आपने LLB किया 1996 में और 1998 में LLM किया DU से ही, और 1998 में ही बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोलमेंट हुआ। और तब से लेकर के आप अपनी बुलंदियों को छू रहे हैं अपने यहाँ क्रिमिनल लॉयर के तौर पर दिल्ली के डिफरेंट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इवन स्टेट्स की जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इनके केसेस लगे होते हैं। तो ये तो इनका मैंने थोड़ा सा आपको परिचय दिया। अब मैं डायरेक्ट इनसे कुछ बातचीत कराऊंगा आपकी। मीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इन चैनल का। बहुत सारे एडवोकेट्स की आपके बारे में जानने की बड़ी डिमांड थी, बड़ी उनकी उत्सुकता थी कि मीर साहब को उन्होंने बहस करते तो देखा है लेकिन मीर साहब के बारे में बताएं। वो मैंने कोशिश की, आपका ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। मीर साहब, नहीं सर, आपका मैंने टाइम ले रहा हूँ। रात के अभी देखो 8:30-9 बज रहे हैं और आपने टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल से। बट एनीवे, मैं सबसे पहले सर आपके पास आता हूँ। मैंने कुछ आपके लेख भी पढ़े हैं, कुछ मैंने आपका बारे में और गूगल पर भी जाना है, वैसे भी जाना है। आप मशहूर हैं अपनी साफ गोई के लिए, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपके बारे में ये माना जाता है, चाहे वो जुडिशल लोग ब्रांच हो, चाहे वो आपके कोलीग्स हों, आप किसी भी गलत चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसके लिए आपको बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। क्या ये बात ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो काम हम लोग करते हैं उसमें मेरा ये मानना है कि साहब जो बैंड हमने पहना, जो ट्रेनिंग हमें सीनियर वकीलों से मिली, ऑनरेबल जजेस से मिली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मिली, हाई कोर्ट से मिली, हमारे इतिहास में, हमारा बैकग्राउंड में, वो ये है कि साहब जो ईमानदारी है, और मेरा ये खुद का मानना है कि ईमानदारी ही जो खुदा की खुदाई है, तो वो ईमानदारी में है। भगवान का स्वरूप जो है वो ऑनेस्टी और ईमानदारी में है। इसलिए हम अपने काम में जहाँ लोगों को अदालत में रिप्रेजेंट करते हैं या उनके केस जो है हम लेके प्लीड करते हैं या उनके ट्रायल करते हैं, उसमें हमारी हिकमत अमली हमेशा ऑनेस्टी और ईमानदारी के ही कंधों पे होनी चाहिए और हमेशा रहनी चाहिए। बट है नहीं ना, एक्चुअल में दिक्कत ये है। देखिए, है ये है कि साहब कहीं ना कहीं तो हर जगह सिस्टम में डिग्रेडेशन तो ज़रूर है, लेकिन ये है कि भाई समाज उससे झुलसता भी है और आदमी की, इंसान की कैफियत ये रहती है कि साहब जहाँ पर भी आप काम करें तो उसको बेहतर कैसे किया जाएगा, उसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले कदम आपने खुद उठाने हैं। अब हमारी कचहरी में जिस संदर्भ में आप बात करते हैं या अदालत में, कई चीज़ों की बात होती है कि साहब आप कोर्ट आए तो कभी कोर्ट स्टाफ पैसा मांग रहा है, कभी कोई को मांग रहा है, कभी क्लाइंट को लग रहा है कि साहब खर्चे के बगैर काम नहीं होगा। तो आप पे दायित्व है कि भाई जी इस मंशा को जो है खदेड़ दिया जाए।
शुरू से आप हमेशा जिसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, जो यंगर जनरेशन के लिए, यंगर लॉयर्स को भी मैं ये कहूँगा कि साहब मेरिट के अलावा आप किसी चीज़ का हाथ ना पकड़े। ज़रूर मेरिट की लड़ाई लंबी है, लंबी भी है सर, और उसमें एक खौफ भी है, प्रेशर भी है। जैसा कि मुझे पता है, आप एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था प्रियदर्शनी मट्टू जी का, वो आपकी क्लास फेलो थी। और उस फेटफुल डेज वाले दिन ही शायद आपका लंच उनके साथ हुआ था। और उसका जिक्र, उस केस का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ सर कि उस केस में आप बाद में विटनेस भी बने, और उसमें कितना प्रेशर आप पे आया होगा, कितना सब कुछ रहा, तो आप डरे नहीं। और वो निडरता जो है वो आज भी आप की बरकरार है। इसके पीछे क्या राज है? उसमें ये है कि साहब ये आपकी जो प्रियदर्शनी मट्टू हत्या, रेप और हत्याकांड था, उसमें जिन हालातों में कि साहब उसमें सीबीआई और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो पटियाला हाउस कोर्ट में माननीय श्री एस.सी. मित्तल साहब की अदालत में जो गवाही दी एज दी ओनली विटनेस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये इतिहास है कि साहब ज़बरदस्त प्रेशर और धमकियों के तले वो मेरा अपना एक डीएनए स्ट्रक्चर, एक मेरी दृढ़ता, एक मेरा जो संकल्प था कि साहब जो ये कांड हुआ है और इसमें तो हम जो है कि भाई गवाही तो बिल्कुल दर्ज करेंगे, डरेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैंने ये तय किया कि साहब जो भी काम आपको, खासकर एज अ लीगल प्रोफेशनल, एक बतौर वकील जो आपने काम करना है समाज में, उसके लिए अनिवार्य है कि पहले आप अपने अंदर का डर मार दें। हर एक आदमी को खौफ होता है कि साहब मैं क्या अपने लीगल करियर में, डॉक्टरी के करियर में, जुडिशरी के करियर में या बाकी चीज़ों में मैं कामयाब हूँगा या नहीं, बाकी इदारों में कामयाब हो, तो हमेशा आपके अंदर एक डर होता। यदि वो डर आपने निकाल लिया, वो डर आपने मास्टर कर लिया, तो आप हमेशा फिर एक ऑनेस्टी से अपनी ज़िंदगी के कदम उठाते हैं और हमेशा आपको उसमें कामयाबी ही मिलती है। अगर कामयाबी ना मिले लेकिन जो है आपकी एक संतुष्टि भी रहती है। आज अभी देखें कि साहब कई बार हम देखते हैं कि जी भाई मुकदमा तो बहुत अच्छा है लेकिन बड़ा हाई प्रोफाइल है, जज लोग भी जो है उसमें जो है भी या तो डर के मारे कन्विक्शन कर लेते हैं। तो हर जगह एक फ़िलॉसफी ये रहती है कि जहां आपने अपने अंदर के डर को मार दिया, उसको मास्टर कर लिया, उसके बाद में एक अलग ही प्राणी हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल निडर अलग बन फैसला कर गए, सकते आप बिल्कुल अलग प्राणी बन गए एक तरह से, मैं कहूँ। मैंने आपको दलीलें देते देखा है, कोर्ट में आर्गूमेंट करते भी देखा है, और जजेस को भी आप कुछ ऐसा कह देते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कई बार, कई मर्तबा मैंने देखा है। तो मैं उसी साफगोई से, क्योंकि आप बिल्कुल डरते नहीं हैं, मैं कहूँ, तो मैं एक पॉइंट पर आ रहा हूँ। जी हाँ। अभी आजकल क्या चल रहा है, एक तो जैसे यूपी, गुजरात, इवन कुछ उत्तराखंड, इनमें बुलडोजर लॉ चला, जी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करके और उसको अभी ऑफिशियली रोका है। जी हाँ। दूसरा जो सबसे बड़ा एक ट्रेजेडी है, जो हमारे लॉ को, हमारी लॉ सिस्टम को बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है, दैट इज एनकाउंटर्स बाय द पुलिस। सो एनकाउंटर जो हो रहे हैं, ये पहले भी हुए, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहे हैं, जी हाँ। लेकिन अब जिस ढंग से एनकाउंटर हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या है ये सब? देखिए, एक हमारा मुल्क जो है एक संविधान के बेसिस पे चलता है। संविधान में ये बात साफ लिखी गई है, और अगर लिखित संविधान भी ना हो, इवन इफ देर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंग्लैंड में नहीं है, एक डेमोक्रेसी में, किसी भी मुल्क में जो सरकार है या स्टेट है, वो किसी भी आदमी का, चाहे तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, या वो हिस्ट्री शीटर है, उसको कतई ये इजाज़त तो नहीं हो सकती है कि साहब आप उसका एनकाउंटर करके उसको मार दो। अगर सरकार ही लोगों का एनकाउंटर करके उनको एक्सटर्मिनेट करने लगे,
तो फिर तो पूरे मुल्क में हम लोग जंगल राज की तरफ ही बढ़ेंगे। यानी हर एक आदमी फिर जो है अपने घर में जो है एक AK-47 रख ले या मशीन गन रख ले, तो फिर हम किस तरह का समाज जो है हमारा बनेगा। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम पे जो हमारा एक लॉ का यहाँ सिस्टम बना है, लॉ ऑफ द लैंड है, कि कितना भी बड़ा मुलजिम हो, चाहे वो कसाब था, कसाब को भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपना डिफेंस करे, लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी ना दे करके डिफेंस के लिए और एक सिंपल एक सब इंस्पेक्टर या एक हवलदार गोली मार देता है किसी को, तो ये कानून को कहीं ना कहीं हिट नहीं करता। बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता है। देखिए साहब, कस्टडी में यदि आपने किसी को मार दिया तो आपके खिलाफ जो है बाकायदा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस पे मैं आपको अभी जो नया कानून आया BNS और BNSS, इसमें सरकार ने एक बड़ी ऊट पटांग अमेंडमेंट करी है। जो 194 में आया BNS में 176 में जो चैप्टर 12 या हमारे CRPC में जो चैप्टर 12 था रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, कि साहब FIR दर्ज हो जाए, उसके बाद में तफ्तीश होगी, तफ्तीश होने के बाद में अंतिम रिपोर्ट 173 में दाखिल होगी। तो जो 174, 75 और 76 के प्रावधान थे वो ये थे कि साहब जहां कहीं अननेचुरल डेथ हो गई या पुलिस स्टेशन में किसी की हत्या हो गई या कोई आदमी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में गुजर गया या किसी नारी पे अत्याचार हुआ जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया या पुलिस ने कोई सस्पेक्टेड आदमी पकड़ा और गाड़ी में ले गए और उसके बाद में ये बताया कि साहब ये आदमी तो चलती हुई गाड़ी से कूद के दरिया में घुर के डूब के मर गया, इस तरह की आपको कहानी बड़ी नजर आएगी। उसमें 176 में भारत सरकार ने सन 2005 में एक संशोधन किया था और उस संशोधन के तले ये बात कही गई थी कि साहब कभी भी पुलिस कस्टडी में, पुलिस ट्रांजिट में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जहां किसी को अरेस्ट कर रही है, किसी पे मुकदमा चला रही है, कोई इंक्वायरी कर रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और यदि वहां सस्पेक्ट जो आदमी एप्रहेंड किया गया है, जो लेडी की गई, अगर वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में गुजर गया तो उस गुजरने वाले आदमी की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे, यानी जज साहब करेंगे। ये संशोधन भारतीय सरकार ने पार्लियामेंट में 2005 में किया था। अब तो उसे बदल दिया गया 194 में। अब उसको चेंज किया गया है कि जज को बाहर निकाला गया है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रखा गया था। ये जो प्रावधान नया आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि साहब जो हमारा कदम हमारी सोसाइटी में, एक डेमोक्रेसी में, जिसको हम कहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ये कदम है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो और आम आदमी जो है इस संदर्भ में कुछ भी ना कर पाए। अब ये तो बताने का तो ज़रूरत भी नहीं है, ये बात बताने की कि साहब 176 जो अब 194 है, उसमें भारत सरकार को इंक्वायरी बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे क्या आपत्ति थी? कम से कम ये तो बताएंगे। वेरी सीरियस कंसर्न है। आप अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आपत्ति मानते हैं तो क्यों मानते हैं, किस बेसिस पे मानते हैं? और यदि तो आप संशोधन कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, अमेंडमेंट भी तब की जाती है जब आपके पास कोई डेटा आए, कोई एम्पिरिकल डेटा आए या केस स्टडी आए कि साहब इस प्रोविजन का मिसयूज हो रहा है। तो क्या भारत सरकार पे ऐसा कोई डेटा था कि साहब जो आदमी पुलिस कस्टडी में मर गया या मारा गया, जिस नारी का पुलिस स्टेशन में, पुलिस कस्टडी में, पुलिस ट्रांजिट में रेप किया गया या उसको मारा गया या उसके साथ कोई बेरुमती की गई, तो क्या आपके पास कोई डेटा था कि ऐसे केसों में
जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते थे वो इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए या- एसडीएम को ले आते। हाँ, कि वो गलत कर रहे थे या वो काबिल नहीं थे या उनको करना ही नहीं आता था या उनकी क्षमता ही नहीं थी, ऐसा कोई डेटा तो आपके पास है नहीं। इट शोज कि वो इंडिपेंडेंट थे मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और अब ये एसडीएम जो है वो उनका नौकर है, तो वो करेगा जो वो गवर्नमेंट चाहेगी। चाहेगी। अब एसडीएम जो जुडिशियल ऑफिसर है उसको कई चीजों की प्रोटेक्शन होती है। जो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो आईपीएस आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो स्टेट की सिविल सर्विसेज से आए, चाहे वो प्रमोशन से आए, उनके पास वो इंडिपेंडेंस नहीं है जो एक जज पे होती है। एक्चुअली उनके पास तो फाउंडेशन है, सर्विस रूल के तहत वो काम कर रहे हैं। उनको कल को बोलो कि साहब इसमें ऐसा कर लो, नहीं तो आपको नागालैंड के बॉर्डर पे पोस्ट करा लेंगे, तो वो आदमी फिर ऐसे केस में क्या हस्तक्षेप करे और आप उनसे क्या उपेक्षा रखेंगे। तो भारत सरकार का ये अमेंडमेंट करना जो है, ये पुलिस अकाउंटेबिलिटी को आगे अमेंडमेंट के जरिए जो हमें और बढ़ाना चाहिए था, तो आप उसको और घटा रहे हैं। और क्यों घटा रहे हैं? ताकि आप कंटिन्यू ऐसी एक्टिविटी करें कि साहब 4 लोग क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, अभी अंडर ट्रायल है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, किसी भी कोर्ट ने सजा नहीं की है, तो आपको उसको जो है उड़ा देना है और आपने उसका जो है अलग अलग तरीकों से मर्डर कर लिया या करवाया, या सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में आदमी गाड़ी से कबूतर की तरह खिड़की में से गिर के दरिया में गिर के डूब के मर गया और उसके बाद में सारी एविडेंस मिटाई गई। तो पहले जज उसमें बोलता कि साहब मेरे सामने आप पोस्टमार्टम करिए और उसकी वीडियोग्राफी करिए, इंजरीज देखिए, बाकी करे। अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोले साहब आप बनाओ, मैं दस्तखत करूं। तो क्या हम अपने माशरे, अपनी सोसाइटी को आगे लेके जा रहे हैं या उसको पीछे धकेल रहे हैं? एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो मीर साहब ये आ रहा है कि जो एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऐसा शो किया जा रहा है कि बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट किया है, पुलिस ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, उनको प्रेज किया जाता है, मतलब ऑफिशियली प्रेज किया जाता है। दूसरा, एक पब्लिक सिंपैथी लेने की कोशिश की जाती है। अगर कोई आदमी, पुलिस ने कहा कि ये इज अ क्रिमिनल और पुलिस ने ही उसका एनकाउंटर कर दिया, अब उसको ये कहा जाता है कि जी हमने तो एक क्रिमिनल को खत्म कर दिया, और इम्प्रेशन ये बनाया जाता है पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए कि देखो हमने जो एक प्रोसेस था लॉ का, 2 साल 4 साल 5 साल जो चलता, हमने उसे 5 मिनट में खत्म कर दिया। तो कई जगह मैंने भी महसूस किया है कि पब्लिक सिंपैथी होती है। हैदराबाद में एक रेप हुआ, उसमें विद इन 4 आवर्स और 5 आवर्स जो है उनका इनकाउंटर कर दिया गया था और मारे गए, मार दिए गए। हाँ, मार दिए गए उसे भी चल रहा है। जी। अब वो केस खुला है, उसको फेक एनकाउंटर माना गया, लेकिन उस टाइम बड़ा उसमें पब्लिकली बड़ा उसको प्रेज किया गया था, उनको गार्लैंडिंग की गई थी और बहुत ज्यादा उनको जो है प्रोत्साहन दिया गया था कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वो काम पब्लिक आइज में अच्छा हो सकता है, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा, मैं कहूँ ये चोट है लॉ सिस्टम पे। क्या आप इस बात से सहमत? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कहीं पर भी आप देखिए कि क्या है कि भी जो कानून है और जो सरकार है, देखिए साहब जिस भी पार्टी का या कोई भी डिस्पेंसेशन पावर में हो, वो 140 करोड़ लोगों से बढ़कर तो नहीं है। जो हित आपने देखना है वो समाज का देखना है। तो फिर ये बात देखनी है कि क्या भारत के समाज में, जहाँ पर कि हम एक डेमोक्रेसी है, हमारे पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रूल ऑफ लॉ है, क्या उसमें किसी भी तरीके से इस तरह के कार्यक्रम को, इस तरह के एक्ट को क्या कभी भी जो है भी किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। वो तो एक आदमी का पुलिस के द्वारा एनकाउंटर नाजायज कानून के विरुद्ध में पूरे भारत के 140 करोड़ों के कत्ल करने के बराबर है।
One false and fake encounter of a man is like killing 140 crore Indians. ये तो पूरे कानून को उधेड़ने देने वाली बात है और इसको एनकरेज जो है एक प्रोपेगेंडा के बेसिस पे किया जाता है, जिसमें जो सबसे बड़े जो बेसिकली दोषी लोग हैं वो ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो इसके ऊपर अपनी जो है रोजी रोटी चमकाते हैं कि फिलहाल इस पे टीवी पे प्रोग्राम चल गया तो एडवर्टीजमेंट भी बिक गए। तो जितने भी हम लोगों के, अगर हम लॉयर्स हैं, कोई लोग मीडिया में हैं, उनको समाज ने एक दायित्व दिया फोर्थ एस्टेट का। मीडिया को फोर्थ एस्टेट क्यों कहते थे? क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। तो वो चौथा स्तंभ के तो आपने चीतड़े फाड़ दिए। तो आपको इस तरह के कार्यक्रम को तो एकदम आपने क्रिटिसाइज करना है। ये बर्दाश्त से बाहर बात है। आज आपने किसी का एनकाउंटर कर लिया और आपको अधिकार किसने दिया एनकाउंटर करने का? तो सर्कमस्टांसेस ऐसे दिखाते हैं ना कि हमने उसको लेके गए पुलिस कस्टडी में, उसने अचानक हमारी रिवॉल्वर छीनी और हम पे फायर कर दिया और हमने उसको सेल्फ डिफेंस में मार दिया। देखिए, वो तो जो कार्यक्रम है, इसीलिए मैं वापस इस मुद्दे पे आता हूँ कि साहब जो इसके अंदर कानून का प्रावधान था 176 सीआरपीसी सब क्लॉज 1C, जिसमें ऐसे किसी एक्ट की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तहत इंक्वायरी करना अनिवार्य था, आपने जानबूझ के जज कर लिया बाहर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर लिया अंदर। तो जो भी ये काम होते हैं, इन पे जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो सो मोटो जुरिस्डिक्शन लेके, बतेरी बार आपने देखा होगा शर्मा जी कि बड़े मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट सो मोटो जुरिस्डिक्शन ले लेते हैं, अधिकार है उनका। हाई कोर्ट पे भी है। जो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हम लोगों के लिए बनी, जो लोग प्रैक्टिस करते करते जजेस बन गए, तो उनको पहले तो अपने अंदर का ही डर मारना है, तभी तो सो मोटो जुरिस्डिक्शन में नोटिस लियोगे। क्या आपको याद नहीं कि साहब हमारे मशहूर ऑनरेबल जस्टिस जेडी कपूर साहब ने एक दिन एक अखबार में आर्टिकल पकड़ा और श्री प्रेम कुमार साहब ने, एक मामूली सा केस हुआ था जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑन इट्स मोशन, तो अखबार के नोटिस के ऊपर, अखबार पढ़ने के ऊपर उन्होंने सो मोटो जुरिस्डिक्शन ली, कॉग्निजेंस ली और पार्टियां बुलाई और इतना मशहूर जजमेंट लिख गए। जो सुप्रीम कोर्ट में जो है पोस्टल कार्ड आता था, उसको कोर्ट जो है रिट मानते हुए जुरिस्डिक्शन लेके, कॉग्निजेंस लेके पूरे सरकार को बुलाते थे। अगर कहीं भी आज की डेट में भारत में, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं भी गुजरात में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, पुलिस के अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इमीडिएटली जो वहाँ का हाई कोर्ट है, जो वहाँ के चीफ जस्टिस है, जो सिटिंग जजेस हैं, उनको सो मोटो कॉग्निजेंस लेके सरकार को बुला के इमीडिएटली उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन करके पूरी इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से करानी चाहिए। अगर उसमें हमारे जज लोग भी सो गए या उन्होंने कोई कार्रवाई ना करी जी, अब किसी आम आदमी से आप कार्रवाई क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब ऐसे मुद्दों पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग बैठे हैं, अगर वो कार्रवाई ना कर रहे। जब गुरमीत राम रहीम का 2017 में 7-8 लोग जमा, 7 लाख लोग पंचकूले में जमा हो गए, उस टाइम पे क्या वहाँ के चीफ जस्टिस ने सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं ली? बिल्कुल ली कि साहब यहाँ पर एक सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है, उसके एक जजमेंट होने वाला है, आप यहाँ पर 10 लाख लोग जमा होने क्यों दे रहे हैं? हरियाणा सरकार कर रही है जी कुछ नहीं होगा, आप शपथ पत्र दे दें। फिर आगजनी हुई? नहीं, बिल्कुल हुई। क्या 42 लोगों की हत्या हुई? नहीं हुई। पुलिस को गोली चलानी पड़ी? बिल्कुल चलानी पड़ी। तो कौन सा इंतजामिया फेल हो गया? तो वहां पर जुडिशरी को सरकार ने फेल कर लिया। एनकाउंटर के स्थिति में हर एक जज जो चीफ जस्टिस है वो पहले 3 प्यूनी जजेस को लेके इमीडिएटली एक बेंच उठा के ऐसे मुद्दों पे
सो मोटो कॉग्निजेंस लेके सरकार को कटघरे में खड़े करने चाहिए। नहीं तो आज अगर किसी ऐसे आदमी का एनकाउंटर हुआ जी जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, कल तो किसी का भी हो जाए। नहीं, वो क्रिमिनल हिस्ट्री बनाना और ये सब करना तो पुलिस का काम है ना। पुलिस किसी को भी मुझे क्रिमिनल बता दे और एनकाउंटर कर दे वही तो मैं कह कि रहा हूं। मैंने डकैती डालने की योजना बना रहा था, प्लान कर रहा था, इसलिए मैंने मार दिया। तो कल को तो आप इसको किसी भी लेवल पे लेके चल लो। एक पॉलिटिकल पार्टी ने कोई अपोनेंट जो है एलिमिनेट करना है, आप 4 केस जो है भी लगवा लो और 5वें में जी एनकाउंटर करवा लो। तो इस प्रक्रिया को जबरदस्त क्रिटिसिज्म करना चाहिए। ये जुडिशरी इस पे सू मोटो जैसे आपने कहा नहीं ले रही है। नहीं ले। एज ए क्रिमिनल लॉयर, एक जिम्मेदार लॉयर के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए साहब, इसके पीछे जो रीजंस हैं वो तो साफ माशरे में ये समझ में आ रहा है कि आज की डेट में जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वहाँ कोई ना कोई लैप्स तो है ही, कोई कमज़ोरी तो है। जब पहले आप जिसको एक दौर चला था, जब हम स्टूडेंट्स भी थे, आप वकालत में थे, शायद मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था, जिसको कहते थे फेज ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म, कि सरकार काम ना करे तो जज काम करेंगे। जहां सरकार फेल होगी वहां लीगल कम्युनिटी खड़ी होगी। तो आज की डेट में वो फेज ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म की अब जो है बड़ी जबरदस्त जरूरत है। उस एक्टिविज्म में जो हमारी लीगल कम्युनिटी है वो हमेशा जजों के साथ भी है। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि साहब हमारे हाई कोर्ट में जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रायट हुए तो एक सुनवाई हुई जस्टिस मुरलीधर साहब की डिवीजन बेंच में, और वो सुनवाई हुई, उसमें सरकार के लोग और वकील भी पेश हुए। मुद्दा ये था कि दंगा हो रहा लेकिन एम्बुलेंस को जो है अस्पताल देने ना जा रहे, कि साहब जितने भी आदमी हताहत हैं, इंजर्ड हैं, वो एम्बुलेंस में ही मर जाए। उस पे उन्होंने बड़ी तीखी टिप्पणी करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर लिया और खरी खट्टी सुनाई। तो रातों रात जज साहब का ट्रांसफर। आप भी वहीं थे, हम लोग भी यहीं थे जी। तो एक करंट फैल गया कि सरकार जो है और सरकार के प्रभारी एक दबाव भी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव का कोई ये दबाव तो शुरू से चला आ रहा है। ये एनकाउंटर्स तो शुरू से चल रहे हैं। मैं अगर बात करूं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जिसमें 499 एनकाउंटर हुए। उसके बाद मायावती जी की आई 2007 से 2012, यूपी की मैं करूं तो उसमें 261 एनकाउंटर हो गए। अखिलेश जी का जब आया तो सबसे कम हुए 2012-17 में 40। अब उसमें भी मैं आता हूं। और अब योगी जी का जो चल रहा है वो 2023 तक का अगर आंकड़ा माने तो 208 हुए। और एक ये माना जा रहा है उसको कि भाई ये मोहम्मदन विरोधी है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, या कुछ मुस्लिमों को ज्यादा अत्याचार कर रही है। तो उसमें ही बड़े चौंकाने वाले फैक्टर हैं कि उसमें अगर उनको कास्टिज्म के हिसाब पे देखा जाए तो 64 मुस्लिम्स हैं जिनके एनकाउंटर हुए अभी तक, और ब्राह्मण जो हैं 18 हैं, ठाकुर 16 हैं, जाट गुर्जर 15 हैं, यादव 14 हैं, दलित 13 हैं, आदिवासी भी 3 हैं, ओबीसी 7 हैं, और सिख समुदाय से 2 लोग हैं। तो अगर आंकड़ा उठाएं तो मोहम्मदन तो बहुत कम है। लेकिन एक छवि ये बनाई जा रही है सरकार की कि सरकार मुस्लिम विरोधी है, ऐसी कार्रवाई कर रही है। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो ये कि छवि बनाना, और पहले क्यों नहीं शोर हुआ, पहले भी कभी किसी ने सुमोटो नहीं लिया, तो इसके पीछे क्या ये नेटवर्क क्या है, ये हमारे लीगल सिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रहा है? हमारे सिस्टम की और हमारी ही कमजोरी है। देखिए साहब, ये तो जो अगर पहले से भी हो रहा है, जहां पर भी हुआ, जब भी हुआ, आपको याद होगा कि साहब जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनका मर्डर हुआ तो उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया, एक को हाथ के हाथ गोली मार दी, एक को पकड़ लिया और उस पर मुकदमा चला, बाद में सजाए मौत का फैसला हुआ। तो जिस आदमी का हाथ के हाथ कत्ल हुआ वो भी तो गलत हुआ।
क्या अधिकार था आपको उस पर उसका कत्ल करने का? कोई नहीं था। आपका दायित्व ये था कि आप उसको एप्रीहेंड करें, अरेस्ट करें, पुलिस के हवाले करें, उस पर मुकदमा चलाएं। मुकदमा चलाने के बाद में बेशक अदालत उसको सजाए मौत की सजा दे दे। तो तब से हो रहा है। हो जरूर, जब भी होगा, जब भी हुआ, चाहे वो किसी भी सरकार में हुआ, लेकिन हुआ गलत। बट इसके पीछे कोई हु एंड क्राई भी नहीं है ना। आपको मैं याद दिला दूं, अंसारी बंधुओं का पुलिस की कस्टडी में कोर्ट से बाहर निकलते हुए एक आदमी आके मर्डर कर जाता है, पुलिस की कस्टडी में, पूरी पुलिस। अतीक की बात आते हैं, अतीक। अंसारी बंधुओं की हाँ। बात करते हैं। तो पूरा समाज चुप रहता है। कुछ लोग उसको अच्छा भी मानते हैं, पब्लिक सिंपैथी मिलती है, मर्डरर को भी मिलती है, पुलिस को भी मिलती है। बट एज ए लॉयर, एज ए पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम, आप उस पर क्या मतलब पीड़ा होती है इन चीजों से? बिल्कुल होती है। देखिए साहब, क्योंकि समाज ने ही हम लोगों पे जिम्मेदारी दी कि साहब जो है कि भाई समाज के अंदर जो है जो भी काम हो वो कानून के अनुसार हो। तो जो वकील है वो उसकी तो जिंदगी ही समाज के लिए समर्पित है। समाज के लिए ही हम खड़े हैं। समाज ने ही हम पे दायित्व दिया कि आप प्रोसिक्यूट करें। समाज ने दायित्व दिया कि आप दिफा करें, डिफेंस करें। समाज ने दायित्व दिया पुलिस के ऊपर कि भी आप अपना काम कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार करें। अब समाज ने क्या क्या नेता पे दायित्व ना दिया कि आप संविधान के संदर्भ में और उसी के आधार पे काम करें। अगर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब लोग जो है साहब जो है हर तरह का आदमी होता है। आज उसका बिलीफ ए है, कल बिलीफ ए है, आज शायद वो सेलिब्रेट कर रहा है, 2 दिन के बाद में वो रिग्रेट करे कि साहब ये तो बिल्कुल गलत है। हमारा ये मानना है कि साहब इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम लॉयर्स हैं या नहीं है। हम लॉयर्स बाद में हैं, पहले तो हम जो है एक इंसान है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एन ह्यूमन बीइंग, देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन अ डेमोक्रेसी। उसके बाद में आप वकील हैं, और आप चाहे पंडित हैं या कोई नहीं, वो तो लास्ट की बात है, उसका तो कोई जिक्र भी नहीं होना चाहिए। किस सरकार को किस संदर्भ में देखा जा रहा है कि साहब किसी भी सरकार में अगर किसी भी कानून के अधिकारी ने कानून के खिलाफ लेके एक आदमी जो उनकी कस्टडी में है, अगर उसका मर्डर उन्होंने किया तो वो तो उसके ऊपर तो 302 से तो बड़ा चार्ज आना चाहिए। क्योंकि जो आदमी पुलिस की वर्दी पहन रहा है उसकी जिम्मेदारी आम आदमी से ज्यादा है। आप आम आदमी से ये समझ सकते हैं कि साहब ये लॉ नोइंग आदमी नहीं है। द पीपल हु आर इन्वेस्टेड विद कीपिंग द लॉ, विद सिक्योरिंग द लॉ, आखिरकार एक पुलिस वाले को जिम्मेदारी दी कि आपने लॉ एंड ऑर्डर रखा। अगर लॉ एंड ऑर्डर करने वाला ही आदमी उसको सिक्योर करने वाला रक्षक ही भक्षक बन जाए, अगर रक्षक ही भक्षक बन गया तो फिर हमारे समाज का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो ये नहीं हो सकता। क्या इंग्लैंड में, क्या अमेरिका में, क्या ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में, हिंदुस्तान, नॉर्थ कोरिया तो नहीं हो सकता, सऊदी अरब नहीं हो सकता। तो फिर संविधान की क्या जरूरत है? फाड़ के फेंक दो। फिर क्या जरूरत है? अगर इसी तरीके का काम है और आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। कल को मेरी आपसे कोई जो है अनबन हो गई और मैंने कहा जी मैं तो कल जो है पुलिस का खर्चा करके 4 केस आप पे लगवा लिए, फिर पुलिस पे खर्चा करके भी आपको उड़ा देगा। अब लोग बोलेंगे जी क्रिमिनल आदमी था या क्रिमिनल हिस्ट्री थी उसकी, उसका एनकाउंटर हो गया, तो असलियत तो कुछ और थी। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम को, इस तरह के काम को तो आपने बिल्कुल इसके खिलाफ हम लोग हैं, थे और हमेशा रहेंगे। पूरी कौम इसके खिलाफ है। ये तो कुछ लोग होते हैं जो मोमेंटरीली खिलाफ होना और अपने घर में हम बैठ के कहें जी मैं इसका खिलाफत कर रहा हूँ और कुछ ना हो पाना,
सबसे बड़ा है कि उसके खिलाफत में कुछ हो, कुछ जिम्मेदार लोग नहीं कर रहे हैं, कोई रिट डाली जाए, कुछ किया जाए, ऐसा भी तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोगों के यहाँ देखिए साहब, जो मशहूर सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस हुआ, उसमें भी रिश्तेदारों ने केस दाखिल करे और सुप्रीम कोर्ट तक वो मुकदमा गया। उसके बाद में एक एसआईटी बैठी, और एसआईटी जब बैठी तो उन्होंने पाया कि साहब जो वहाँ का डीजी पुलिस था या आईपीएस ऑफिसर था, वो सब उसमें मुलव्वस थे। उन पे केस चला, बाकायदा केस चला, लोग अरेस्ट भी हुए, आईपीएस ऑफिसर हुआ, डायरेक्टर जनरल हुए, आज के हमारे होम मिनिस्टर अरेस्ट हुए। तो कानून की एक प्रक्रिया रही। हाउ एवर हाई यू आर, हाउ मच पावरफुल यू आर, लॉ इज मोर पावरफुल देन यू। हम तो इसी स्लोगन पे खड़े हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि नहीं हो रहे हैं इस तरह के केसेस फाइल, नहीं कंप्लेंट्स आ रही हैं। हमारी ही कमजोरी है। देखिए साहब, इसका मतलब ये दहशत है कहीं। दहशत तो लोगों में है। देखिए साहब, जिस आदमी के घर का मर्डर हो गया, अगर उसके घर वाला भी आदमी सामने जो है एक रिट पिटिशन लेके इलाहाबाद या लखनऊ बेंच में नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं तो वो भी दहशत में है। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा काम करते हैं और ऐसे इश्यूज पे को लेके जाते हैं, अब वो लोग जो है कोई पिटिशन बाजी कर ले तो कल को उसी को यूएपीए में बंद कर लियो, तो अपना ही जो है जान बचाने में लगा हुआ। जो पीछे वो केरला का जर्नलिस्ट था, जो वहाँ यूपी में उस डिस्ट्रिक्ट में वो किसी रेप केस को कवर करने, दैट सिद्दीक पर्सन, उसको यूएपीए में यूपी पुलिस ने बंद कर दिया, और साहब फिर बेल होते होते साल डेढ़ साल निकल गया। तो कहीं ना कहीं तो इसके अंदर एक दहशत भी फैली हुई है, लेकिन उसको तोड़ने का काम जो है वो अनिवार्य है, ज़रूरी है। नहीं तो हम प्रोग्रेस के बदले नेगेटिविटी में जा रहे हैं, जो हमारे पूरे समाज के लिए बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। कुछ एनकाउंटर्स ऐसे भी हुआ है जिसमें बिल्कुल क्लियर कट था कि ये मर्डर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर। मैं एग्जांपल दे दूं, एक दुबे का हत्याकांड था यूपी में। उसने सो कॉल्ड एलिजली के उसने पुलिस वालों की 8 पुलिस वालों की हत्या हुई, उसमें गोलीबारी हुई क्या। उसके बाद उसकी गाड़ी पलटी और वो काउंटर हुआ, वहाँ तक भी हुआ। उसके बाद उनके जो रिश्तेदार थे, भतीजे, भांजे, कजन और जो थे, उन सबको चुन चुन के उनको एनकाउंटर किया गया। अरेस्ट नहीं किया गया, एनकाउंटर किया गया। सबको पता था कि एनकाउंटर बदले की भावना से किया जा रहा है, उसमें भी कोई आवाज नहीं उठी। ये देखिए साहब, ये तो जो भी बात है, तो एक तो इन चीज़ों में आपने खुद देखा होगा कि जब भी पुलिस फायरिंग में कोई आदमी गुजरता है, तो पहले को पुलिस फायरिंग, पुलिस कस्टडी में पुलिस को खुद ही एफआईआर करनी होती है। उस एफआईआर के तहत पुलिस ने ये इंक्वायरी करनी होती है कि कोई फाउल प्ले नहीं हुआ। अब ये अगर सब कानून का प्रावधान अगर आप चेंज करेंगे, जैसे आपने 176 चेंज कर लिया, तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तो फिर जीरो हो जाएगी। लेकिन पुलिस के पास ये तो चलो इसमें चेंज हो गया बीएनएस में, ये कौन सा कानून है कि एक कोई भी सो कॉल्ड क्रिमिनल, एलिज क्रिमिनल है, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद उसके घर में मान लीजिए 5 गाड़ियां थी, कोई बस थी, ट्रक था उसका, या कारें थी, मोटरसाइकिल थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। ये कौन से कानून में? ये किसी कानून में है ही नहीं। और हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों नहीं बोलते लोग? लोग इसके अंदर जो है आवाज भी उठा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉग्निजेंस ली। देखिए क्या है, बुलडोजर पे लिया, वो डिमोलिशन पे लिया, लेकिन उनके जो कार हैं या उनके जो व्हीकल्स हैं, प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करना, वो कहाँ तक जायज है? जो अगर किसी की प्रॉपर्टी आपने डिमोलिश कर ली, तो उसमें उसका पड़ोसी तो कंप्लेंट देने नहीं आएगा, वो तो उसी पार्टी को जो है कंप्लेंट देनी पड़ेगी। अब यूपी में क्या हुआ कि साहब बतेरे लोगों के मकान बुलडोज हो गए। वहाँ पर जो है म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी या सरकार कह रही है कि साहब ये तो विदाउट परमिशन बने थे, या कहीं पर कोई एहतजाज हुआ, भले ही वो 30 साल पुराने हैं, भले ही वो 40 साल। अगर आप उसके आंकड़े देखेंगे
तो यूपी एक ऐसा, आप दिल्ली में देखेंगे तो 73% जो मकान है वो अनऑथराइज्ड है, उसमें म्युनिसिपैलिटी का कोई सैंक्शन नहीं है। यूपी में भी यही हाल है। तो अगर आप इस मुद्दे कमोबेश हर स्टेट में है। तो अगर आप इस मुद्दे को लेके चलेंगे तो गली में जो पहले 9 मकान है वो भी इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, उसमें भी कोई म्युनिसिपैलिटी का परमिशन नहीं है। वो तो आपने बुलडोज ना करे, 10वें नंबर का मकान कर लिया, या उसकी प्रॉपर्टी आपने उड़ा दी या जला ली, या जो है कार जब्त कर ली, या जो भी लेके उड़ा के आप भाग गए। तो ये तो मजे की बात मीर साहब ये है, उसको व्हीकल्स को डिमोलिश करते हुए, डैमेज करते हुए मीडिया दिखा रहा है, पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि ये हो रहा है। तो लेकिन कोई भी जुडिशियल ऑफिसर, जैसा आपने कहा कि जो जजेस को सू मोटो लेना चाहिए, या कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी या कोई भी कॉम्पिटेंट जो ऑफिसर है, उस पर कोई आवाज नहीं करता। तो ये तो उनका जबरदस्त फेलियर है। क्योंकि जो आपका जो डीजी है जी, लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी तो ये भी है कि साहब मेरी जुरिस्डिक्शन में कोई भी पुलिस का अधिकारी जो है इस तरीके का काम ना करे। अगर वो भी इस पे कोई कार्रवाई ना कर रहे तो कोई ना कोई वजह तो है ही। तो हर एक चीज जो है फिर अल्टीमेटली देखे जी, जो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हमारे जज साहब हैं उन पे दिन में 350 मुकदमे, वो 350 मुकदमे देखें आप, अगर सो मोटो जुरिस्डिक्शन लेने लगे। तो साहब आप जो आपका काम डीजी को करना है, लॉ एंड ऑर्डर को करना है, एसएसपी को करना है, एसपी को करना है, वो अगर सारे काम में फेल हो गए तो फिर हम लोग क्या, बाकी लोगों से क्या उपेक्षा करेंगे? एक ये तो नहीं है कि पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक का एक वो लेना कि देखो हम क्रिमिनल्स को बिल्कुल नास्तनाबूद कर रहे हैं और इससे एक वोट बैंक बढ़ाने की राजनीति का हिस्सा हो ये सब। लेकिन जो पब्लिक ऑफिसर है जी, जिसने संविधान की शपथ ली, पुलिस की वर्दी पहनी, जज की वर्दी पहनी, या बाकी काम करे, वो तो इन एंगल्स पे तो वो नहीं सोच सकते। तो कहीं ना कहीं तो वो फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में फेल हो रहे हैं, और बिल्कुल फेल हो रहे हैं। तो इट इज दोज पर्सन्स हैव टू गिव अ नॉक ऑन देयर कॉन्शियंस। आपने कभी कभी अपनी रूह को भी एक जो है नॉक तो करना होता है कि साहब कल आप आईने में अपनी शक्ल कैसे देखेंगे। अगर इस तरीके के काम करने लग गए तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। आप अपनी जिम्मेदारी से ही भाग गए तो क्या फायदा आ गया? और आपका जो काम है पुलिसिंग का, इंटरनल एक्सटर्नल, वो तो बिल्कुल सेट है साहब। अगर पुलिस ही जो है मर्डर करने लग गया तो फिर समाज में बाकी क्या रह गया? तो सुना दोस्तों, ये हमने कुछ बातचीत की जो हाल में ये सब एनकाउंटर का जो एक फैशन चल गया, इसके बारे में हमने बात की। और एक बहुत बड़ा मैसेज मीर साहब ने दिया है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स एनकाउंटर कर रहे हैं, चाहे वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों मोहरा बन रहे हैं, क्यों कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने एक शपथ ली है वर्दी पहनते हुए, उस शपथ का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, अपनी जो जिम्मेदारी है उसका ढंग से पालन करना चाहिए। और तभी ये सब हमको सामाजिक रूप में, संवेद रूप में, एक सामूहिक रूप में इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मैं करूं, चाहे वो आप करें, चाहे कोई सरकारी अधिकारी करे, चाहे कोई वकील करे या जुडिशियल ऑफिसर करे, उनको ऐसा करने पर उनका विरोध होना चाहिए। पब्लिक सिंपैथी एक तरफ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ है, लॉ सिस्टम एक तरफ है। लॉ सिस्टम शुड रिमेन, लॉ सिस्टम शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। लॉ सिस्टम को बिल्कुल इंटैक्ट रखना होगा। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं और इस तरह की आपसे बातचीत कराऊंगा। मीर साहब, आपने बहुत बेबाकी से सारी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टाइम आपसे लॉ पॉइंट पर और बात करेंगे। आज के लिए बहुत इतना ही। थैंक यू मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।